हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद टाइप की चल रही होगी। आप लोगों का अब कल जो पेपर है वो एसएसटी सब्जेक्ट का है, आ, जिसमें हम और आप दोनों पढ़ते लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आया हूँ, जिसमें मैं एसएसटी के विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो हैं, जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं, उसमें जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उसी में के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की 90% संभावना है। इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की 90% संभावना है। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ते ही रहिएगा, लेकिन इन प्रश्नों को आप अवश्य ही पढ़ के परीक्षा में जाएंगे। ठीक, जिसमें मैं सबसे पहला प्रश्न आपको लेके आया हूं, जो आपके पहला पाठ है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या हैं और उसका प्रभाव क्या है। यह पहला लॉन्ग आंसर है जो आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन में आ सकता है। ठीक, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण और प्रभाव। और एक और इसी चैप्टर से सिमिलर क्वेश्चन है जिसके आने की 100% संभावना है। फ्रांस की जो क्रांति थी उसका कारण और उसका प्रभाव। फ्रांस की जो क्रांति थी उसका कारण और उसका प्रभाव। ठीक, पहला क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण और प्रभाव, और उसी चैप्टर का फ्रांस की क्रांति के कारण और प्रभाव। यह लॉन्ग आंसर के अंतर्गत आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके आने की 90% संभावना है। दूसरा प्रश्न हम लेंगे जो आपके जो है नागरिक शास्त्र पोर्शन से है। जो नागरिक शास्त्र वाला जो आपका पोर्शन है, उस नागरिक शास्त्र वाले पोर्शन से जो लॉन्ग आंसर आने की 90% संभावना है, वो क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या है और भारतीय लोकतंत्र में इसका क्या प्रभाव है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या प्रभाव है और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव है। ठीक, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद इसी में एक और चीज निकल के आएगा, बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति को समझते हुए सत्ता की साझेदारी की व्याख्या करिए। बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति को समझते हुए सत्ता की साझेदारी की व्याख्या करिए। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। इन दोनों, एक पहला पाठ जो आपका इतिहास का हुआ और ये दूसरा पाठ जो नागरिक शास्त्र का हो गया। ठीक, उसके बाद अब आएंगे जो तीसरा पोर्शन आपका अर्थशास्त्र से सबसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने की संभावना है। वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की व्याख्या करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की व्याख्या करिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के रोजगार के क्षेत्र हैं। किस क्षेत्र में किस प्रकार का रोजगार है, किस क्षेत्र में किस प्रकार का रोजगार है, और क्षेत्रक होता क्या है। रोजगार की परिस्थिति और रोजगार की व्यवस्था को क्षेत्रक कहते हैं। ये सारी चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अंतर्गत और उसके अंतर्गत आने वाले प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो प्रश्न बनता है विस्तृत उत्तरी का, वो कुछ इस प्रकार है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की व्याख्या करिए और इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार का है, इसको भी बताइए। प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है, लेकिन जो सबसे उसके अंदर का कोर इशू है, जो सबसे केंद्रीय बिंदु है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक ही है। दूसरा आएंगे इसी में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। हमने वैश्वीकरण आपको क्लास में भी और यहां पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पे वैश्वीकरण का प्रभाव, यह प्रश्न भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। वैश्वीकरण किसे कहते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। यह लॉन्ग आंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं भूगोल वाले पोर्शन में। अर्थशास्त्र का हो गया। अब भूगोल वाले पोर्शन में क्या सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, भूगोल वाले पोर्शन में बहुत सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसमें से मैंने 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा है, जिसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। एक देखिए प्रश्न निकल के आ रहा है कि चावल की कृषि के लिए
भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करिए। चावल की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करिए। अच्छा, जब आप भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन क्या करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए, चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की वर्षा चाहिए, चावल की कृषि के लिए किस प्रकार का खाद चाहिए, कैसे उसकी बुआई होती है। ये सारी चीजें आप जो है, जब चावल की कृषि की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तृत उत्तरीय में आता है तो आप इसको लिखेंगे, आप अपनी किताब से इसको ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुत जल संसाधन के अंतर्गत आने वाला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाला जो पोर्शन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ और भारत के किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करिए। तो भारत में जो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार करके आना है। ठीक, और किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, अब इसमें आता है एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है भूगोल में ही, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या है और ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की व्याख्या करिए। ऊर्जा संसाधन क्या है और इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की व्याख्या करिए। मैंने इन सारी चीजों को आपको बता दिया है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको मैं जल्दी से जल्दी आप तक ये मैसेज के थ्रू भेजना चाहता हूं, इसलिए इसको आप जो है बढ़िया से देख लीजिए। इस को मैं अभी बढ़िया से दिखा दे रहा हूं, इन सारे प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लेंगे और इन लॉन्ग को आप हर हाल में तैयार करके जाएंगे। ठीक, ये जो है लॉन्ग, ये सारे लॉन्ग प्रश्न हैं, आप देख लीजिए। मैं आपकी सुविधा के लिए और अच्छे से इसको कर दे रहा हूं। समझ गए? आई थिंक आप लोग देख गए होंगे। ठीक, आप इन प्रश्नों को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने बुक से टिक करके अच्छे से तैयार करने का जल्दी से प्रयास करिए। मैं कुछ और प्रश्नों को लेकर जल्दी ही आपके सामने आ रहा हूं। गुड लक।